हमारे बहुत सारे छात्रों का ये प्रश्न था हमसे कि अवतल दर्पण में R बराबर 2F को सिद्ध किया जाए, इसको डिस्कस कर लिया जाए एक बार। तो देखो जी, बिहार बोर्ड के एग्जाम में क्लास 10th यानी कि मैट्रिक की परीक्षा में, बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। आपसे अवतल दर्पण में पूछ लिया जाएगा इस प्रकार से, पहला प्रश्न जैसे कि अपने सामने अवतल दर्पण, या फिर उत्तल दर्पण में भी पूछा जा सकता है। उत्तल दर्पण में भी R बराबर 2F आपसे प्रूव करने के लिए कहा जा सकता है, ठीक है। और इसी प्रकार को आप देखो प्रश्न नंबर 5 में नीचे, इसमें कह रहा अवतल गोलीय दर्पण की फोकस दूरी की परिभाषा लिखे। फोकस की पहले परिभाषा लिखने कह रहा है, फिर कह रहा है कि अवतल गोलीय दर्पण में सिद्ध करना है, सिद्ध करें कि R इज इक्वल टू 2F होता है। यानी कि अवतल दर्पण में और उत्तल दर्पण में हमसे R बराबर 2F सिद्ध करने के लिए एग्जाम में कहा जाता है। तो आज के क्लास में हम लोग इन्हीं सवाल का जवाब जानने वाले। तो चला जाए खाली स्क्रीन पर, जहां पर मैं आपको कैलकुलेशन करके आसान से भाषा में समझाऊंगा कि अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो आप कैसे इसको प्रूव्ड करोगे, कैलकुलेशन करोगे। तो सभी लोग ध्यान से देखना, ठीक है। हम लोग इसको पूरी तरह से खाली स्क्रीन पर बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे, कैसे आप डायग्राम बनाओगे और कैसे आप भाषा लिखोगे और कैलकुलेशन करोगे, ठीक है। तो कैलकुलेशन तो सॉरी, डायग्राम आप जब एग्जाम हॉल में बनाने लगोगे तो आप पेंसिल का इस्तेमाल करना और स्केल का इस्तेमाल करना, ताकि आपका सभी लाइन सीधा बने। फिलहाल मैं तो अपने हाथों से ही बना रहा हूँ। हम लोग सबसे पहले मान लेते हैं कि अपने पास ये एम डैश, मान लिया कि एम डैश क्या है, एक अवतल दर्पण है, ठीक है। भाषा भी लिखना पड़ेगा छोटा सा आपको। माना कि एम डैश क्या है, अवतल दर्पण है, जिसमें पी है ध्रुव, एफ है अपना मुख्य फोकस, और सी क्या है, सी है अपना यहाँ पर वक्रता केंद्र, ठीक है। इसमें पी ध्रुव, एफ फोकस और सी क्या है, वक्रता केंद्र। क्लियर बात है। इस डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखा देता हूँ ताकि समझने में आसानी हो। हाँ, ये डायग्राम को हम लोग बड़ा करके थोड़ी सी देख लेते हैं, ठीक है। ये हमने डायग्राम बनाया, साथ में भाषा भी हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग को भाषा लिखना पड़ता है। मान लेंगे कि माना कि एम डैश क्या है, एक अवतल दर्पण है, ठीक है। इसमें पी है ध्रुव, पी क्या है अपना यहाँ पे, पी है ध्रुव, एफ है फोकस और सी क्या है, वक्रता केंद्र। क्लियर बात है। इतनी सी भाषा तो आप लिख ही लोगे। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि इसी दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर एक आपतित किरण ए बी लेते हैं। आपतित किरण ए बी आपतित होती है, और चूंकि ये प्रधान अक्ष के समांतर आपतित हो रही है, तो परावर्तन के बाद ये कहां से, मुख्य फोकस से होकर के गुजर जाएगी इस प्रकार से, ठीक है। तो ये तो अपना हो गया मेन डायग्राम, और ये इतनी छोटा सा चीज है, छोटी सी बात है कि आपको आसानी से खींचने में आ जाएगा। लेकिन साथ में हमें कुछ भाषा भी लिखना पड़ता है। भाषा क्या लिखते हैं हम लोग, साथ में भाषा लिखते हैं। मैं बाया साइड लिख रहा हूँ, आप लोग देख लेना। माना कि एम डैश, माना कि एम डैश क्या है, एक अवतल दर्पण है। इतनी सी बात तो आप लिख ही लोगे। माना कि एम डैश क्या है, एक अवतल दर्पण है, ठीक है। जिसका, जिसमें जिसमें कौन कौन से, पी है अपना ध्रुव, जिसमें पी ध्रुव, एफ क्या है, एफ है मुख्य फोकस, पी है ध्रुव, एफ है मुख्य फोकस, तथा सी क्या है, तथा सी है अपना वक्रता केंद्र, तथा सी क्या है, वक्रता केंद्र है, तथा सी क्या है, वक्रता केंद्र है। इतनी सी भाषा तो आप लिख ही लोगे बड़ी यही आसानी से। अब इसी में ए बी क्या था अपना, ए बी क्या था, आपतित किरण था। ए बी, ए बी क्या है, आपतित किरण है। ए बी है आपतित किरण, ए बी क्या है, आपतित किरण है। और परावर्तित किरण हम लोग किसको मानेंगे, बी एफ को मान लेंगे। तथा बी एफ, तथा बी एफ क्या है, बी एफ है अपना परावर्तित किरण, तथा बी एफ अपना क्या है, परावर्तित किरण है, ठीक है। बी एफ क्या है, परावर्तित किरण है। क्लियर बात है। और हम लोग एक रचना करेंगे। हम लोग यहाँ पर क्या कर लेते हैं, एक रचना कर लेते हैं खुद से। रचना क्या करते हैं, सी को हम लोग बी से मिला लेते हैं। सी को देखो सब लोग ध्यान से, बी से मिला लेते हैं। सी को क्या करते हैं, सी को बी से मिलाया, सी को हम लोग बी से मिला देते हैं। सी को क्या कर लिया हम लोगों ने, बी से मिला दिया। और यही अपना क्या हो जाता है, अभिलंब की तरह काम करता है, अभिलंब की तरह ये कार्य करता है। अब हम लोग करने वाले हैं इसका कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन करने के लिए मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। क्योंकि अब हम लोग डायग्राम को समझ चुके हैं, अब हम लोग करने वाले हैं इसका कैलकुलेशन।
तो कैलकुलेशन में मैं उतना ही डायग्राम रखता हूँ जितना से हम लोगों का काम बन जाए, ठीक है। चलो जी, भाषा तो आप लिख ही लोगे। अब हम लोग करते हैं कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला काम हम लोग कुछ चीजों को पहचान लेते हैं। क्या पहचानते हैं? सबसे पहले हम लोग पहचानते हैं आपतन कोण, क्योंकि हमें आगे चल करके इसकी जरूरत पड़ने वाली है। आपतन कोण यानी कि कोण आई बराबर, डायग्राम में पहचानो तो आपतन कोण कहाँ है, मैं हाईलाइट करके दिखाता हूँ, ध्यान से देखना सभी लोग। आपतन कोण, आपतित किरण ये वाली और अभिलंब ये ग्रीन वाली जो दिख रही होगी, इनके बीच का जो एंगल बन रहा है इसी को हम लोग कहेंगे ना आपतन कोण। जो कि क्या लिखेंगे आपतन कोण के बारे में? आपतन कोण के बारे में हम लोग लिखेंगे कोण, ये वाला एंगल है, ये वाला देख लेना सब लोग, कोण ए बी और सी हो जाएगा अपना, क्या हो गया ये आपतन कोण हो गया। कोण ए बी सी अपना क्या हो गया है, आपतन कोण हो गया। क्लियर बात है? कोण ए बी सी अपना क्या हो गया, यहाँ पर आपतन कोण हो गया। सभी लोग लिख लोगे, कोण ए बी सी मैंने लिखा था अभी, कोण ए बी सी अपना, ए बी सी ये वाला एंगल देखना ध्यान से, ए बी सी अपना क्या हो गया, आपतन कोण हो गया। और फिर हमें ढूंढना है परावर्तन कोण। हमें क्या ढूंढना है फिर, परावर्तन कोण। परावर्तन कोण अपना एंगल आर बराबर, एंगल आर कौन सा होगा, देखना ध्यान से सभी लोग। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को हम लोग कहते हैं परावर्तन कोण। किसके बीच के कोण को, परावर्तन कोण। परावर्तित किरण ये वाला है, परावर्तित किरण सभी लोगों को दिखा, ये जिसको मैंने हाईलाइट किया, और अभिलंब तो सभी लोग पहचानते ही हो, ग्रीन वाला है। तो इन दोनों के बीच जो एंगल बनेगा इसी को हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। और इसको हम लोग यहाँ पे दर्शाते हैं। तो ये हो गया अपना कोण आर, इसका नामकरण हम लोग क्या करेंगे, सीबीएफ इसका नामकरण कर सकते हैं, सीबीएफ। नीचे मैं इसका नामकरण कर देता हूँ सी बी एफ, ये अपना हो गया सी बी एफ हो गया, कौन सा एंगल, परावर्तन कोण हो गया। क्लियर बात है? इतना से अब हमारा, अच्छा एक दो चीज और हम लोग पहचान लेते हैं, फोकस दूरी को पहचान लेते हैं, क्योंकि हमें इसी को तो प्रूव करना। फोकस दूरी यहाँ पर अपना कौन हो जाएगा, फोकस दूरी का परिभाषा हम लोग जानते हैं, ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को, जो कि अपना है पी से एफ तक की, मैंने ऊपर में लिख भी दिया है। ये अपना हो जाएगा पी एफ बराबर अपना एफ हो गया, ठीक है। और वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या के बीच में ना संबंध स्थापित करना है, तो वक्रता त्रिज्या को भी हम लोग पहचान लेते हैं। परिभाषा क्या होता है, ध्रुव से केंद्र के बीच की दूरी को, तो पीसी जो कि अपना आर हो जाएगा। अब इन सभी चीजों का इस्तेमाल करके हम लोग फॉर्मूला प्रूव करने वाले हैं, ठीक है। और हमें साबित क्या करना है, सभी लोगों को ध्यान रखना है, सिद्ध क्या करना है हमें, हमें सिद्ध करना है, हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा टारगेट क्या है, हमें सिद्ध करना है F इज इक्वल टू आर बाय 2। और अब हम लोग प्रमाण देना शुरू करेंगे, और शुरुआत कहाँ से करेंगे, परावर्तन के नियम से, परावर्तन, परावर्तन के दूसरे नियम से, परावर्तन के दूसरे नियम से हम लोग शुरू करेंगे। परावर्तन का दूसरा नियम सभी लोगों को पता होगा, कि आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण, कोण आई बराबर होता है कोण आर, और हमने आई और आर तो निकाल करके रखा हुआ है। कोण आई का मान है अपना कोण ए बी सी बराबर में कोण आर का मान क्या है, कोण सी बी एफ, ठीक है। ये हो गया अपना यहाँ पर पहला समीकरण, परावर्तन का नियम हमने लगाया है, कोण ए बी सी बराबर कोण सी बी एफ, और ये निकल करके आ गया है अपना यहाँ पर पहला समीकरण। अब देख लो, चूंकि डायग्राम से देखना ध्यान से, साफ साफ दिखेगा कि ये जो लाइन है और ये जो लाइन है, ये दोनों आपस में एक दूसरे के क्या है, समांतर है, ये साफ साफ दिख सकता है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, क्योंकि ये जो लाइन है ए बी, और ये जो ए बी और सी पी, ये दोनों आपस में क्या है, समांतर। समांतर को हम लोग इसी प्रकार संकेत से दर्शाते हैं, ठीक है। ये दोनों लाइन क्या है, समांतर है। और इसमें, और इसी में तथा इसी में ये जो CB आपको दिख रहा होगा, तथा ये जो इसी में CB आपको दिख रहा होगा, ये बीच वाली लाइन जो दिख रहा है, ये क्या, एक तिर्यक रेखा, यानी कि ये दोनों को काटती है। तथा हम लोग लिख भी देते हैं यहाँ पर, तथा ये जो अपना CB है या फिर BC लिखो, क्या है, तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा ये 9th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, दोनों को काटती है, मिलाती है। तो फिर यहाँ पर हम लोग 9th वाला कॉन्सेप्ट लगा लेंगे। कौन सा कॉन्सेप्ट लगा लेंगे, ये वाला जो नीचे एंगल दिख रहा होगा, एंगल का नाम क्या है, BCF। BCF एंगल सभी लोगों को दिख रहा है, कौन BCF, और कौन ABC, ये दोनों एक दूसरे के हो जाएंगे अंत एकांतर कोण। तो हम लोग लिख सकते हैं कौन ABC बराबर में कौन BCF, कौन BCF बराबर हो जाएगा। क्यों बराबर हो जाएगा ये,
क्योंकि एकांतर कोण का ये प्रमेय होता है, एकांतर कोण से। ठीक है, ये दोनों बराबर हो गए एकांतर कोण से। क्लियर बात है। और ये हो गया अपना समीकरण नंबर 2, ये एकांतर कोण से बराबर हो गए। अब यहाँ पर समीकरण 1 और 2 से हम लोग देख सकते हैं, समीकरण 1 और 2 में दोनों में देखो, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से हमें क्या नजर आ रहा है कि दोनों ही समीकरण का पहला पार्ट बराबर है, बायां पक्ष, तो इसलिए दायां पक्ष भी बराबर हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कोण, बी नहीं है, CBF है, कोण CBF बराबर में कोण BCF हम लोग लिख सकते हैं। और जब आप इसको ध्यान दोगे तो आपको ये पता चलेगा कि कोण CBF और कोण BCF अगर बराबर हो, कोण CBF और BCF अगर बराबर हो, तो ये जो मैंने हाईलाइट किया है ये वाला एक आपको त्रिभुज दिखेगा जो कि इसका दो कोण बराबर है। ठीक है, और अगर किसी त्रिभुज का दो कोण अगर बराबर हो तो वो त्रिभुज क्या हो जाता है, समद्विबाहु हो जाता है। तो नीचे में हम लोग लिख देंगे, इसलिए ये जो एक त्रिभुज बन रहा है जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है अभी, आप लोग इसका कुछ भी नाम रख सकते हो, मैं रख देता हूँ इसका नाम, क्या नाम रख दूं, CBF रख देता हूँ। त्रिभुज CBF क्या है, इसीलिए अपना ये समद्विबाहु है। इसलिए ये जो त्रिभुज है अपना ये है समद्विबाहु, और समद्विबाहु होने का मतलब इसका दो भुजा आपस में बराबर होगा। और कौन सा दो भुजा आपस में बराबर होगा, जो दो एंगल बराबर है उसी एंगल के सामने की भुजा। तो हम लोग यहाँ से क्लियर रूप से देख सकते हैं कौन से दो एंगल बराबर हैं, CBF और BCF, तो इनके सामने की भुजा, CBF के सामने की भुजा को देखो, CBF के सामने की भुजा, ये तो हो गया है CF, तो CF बराबर हो जाएगा, CF बराबर हो जाएगा किसके, यहाँ पर देखना डायग्राम में, CBF के सामने CF और इसके सामने है BF, CF बराबर हो जाएगा अपना BF। ठीक है, CF बराबर हो जाएगा BF, CF और BF आपस में बराबर हो जाएगा। इसको हम लोग मान के चल रहे हैं समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। अब यहाँ पर हम लोग एक कल्पना करते हैं, छोटी सी कल्पना करते हैं, फिर हमारा आंसर आ ही जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बस आखिरी स्टेज अपना बचा है, इसलिए सब लोग ध्यान से समझना, रुक करके। हम लोग मान के चलते हैं कि ये जो बिंदु B आपको दिख रहा होगा, ये जो बिंदु B दिख रहा है, अगर ये बिंदु B P के बिल्कुल निकट होता, ठीक है, अगर ये बिंदु B P के बिल्कुल निकट होता, तो ऐसी कंडीशन में ये जो BF है और ये PF है, ये दोनों एक ही जगह पर नहीं आ जाता। ऐसे इस प्रकार से सोचने की कोशिश करो, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है अपना, ये जो BF लाइन है, अगर ये नीचे झुका रहता, ये कहाँ रहता, अगर नीचे झुका रहता, इस प्रकार से अगर ये नीचे झुका रहता, ठीक है, तो ये जो पीला वाला हाईलाइट किया हुआ और ब्लू वाला हाईलाइट किया, दोनों एक ही जगह पर आ जाता। ऐसा मैं लिख देता हूं, यदि यदि बिंदु B, यदि बिंदु B, यदि बिंदु B P के अत्यंत निकट हो, P के अत्यंत निकट हो, यदि बिंदु B P के अत्यंत निकट हो, तो B तथा P संपाती हो जाएगा, तो B तथा P संपाती हो जाएगा, और इसीलिए हमारा तो B तथा P, तो B तथा P क्या हो जाएगा, संपाती हो जाएगा, तो B तथा B हो जाएगा संपाती। और अगर ऐसा हुआ, अगर ऐसा हुआ तो फिर हम लोग अब थोड़ी सी दाएं खिसका लेते हैं पेज को, क्योंकि ये अपना भर गया पूरी तरह से। तो B तथा P क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका मतलब संपाती हो जाएगा, तो फिर अपना PF बराबर हो जाएगा BF, तो इसीलिए क्या हो जाएगा PF, इसीलिए PF बराबर हो जाएगा BF के, और इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 4। समीकरण नंबर 3 और 4 से आप अगर देखना चाहो तो आपको पता चलेगा कि समीकरण नंबर 3 और 4 से, समीकरण 3 एंड 4 से, समीकरण 3 और 4 से आप साफ साफ देख सकते हो कि दोनों में ही CF बराबर BF, और यहाँ पर कह रहा है कि PF बराबर BF, तो BF BF चूंकि अगर बराबर है दोनों का दायां पक्ष, तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि CF बराबर क्या हो जाएगा, PF हो जाएगा, CF बराबर हो जाएगा PF। और चित्र से अगर आप अब देखने की कोशिश करो तो आपको मामला समझ में आएगा कि अगर CF और PF आपस में बराबर है तो हम लोग लिख सकते हैं, कहाँ से लिख सकते हैं, चित्र से, चित्र से हम लोग लिख सकते हैं कि PC जो है, PC बराबर, PC को हम लोग क्या लिख सकते हैं, PF प्लस CF लिख सकते हैं, और चूंकि दोनों बराबर ही है तो PC को हम लोग क्या लिख सकते हैं, PF प्लस PF लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि PC बराबर
2pf और सबका मान अगर हम लोग रख दें, पीसी अपना क्या है, पीसी अपना है r2, pf अपना क्या है, स्मॉल f है और r बराबर 2f, यही तो हमें करना था प्रूव्ड, यही तो हमें क्या करना था, प्रूव्ड करना था। ठीक है, तो हमने इसको प्रूव्ड कर लिया इस प्रकार से। तो पूरा डिस्कशन हमने इस एक वीडियो में देखा है और बाकी बच गया उत्तल दर्पण का। उत्तल दर्पण का हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अगर इस प्रश्न में कहीं कोई डाउट रह गया हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बतलाना, इस चीज का स्क्रीनशॉट करके सभी लोग नोट्स बना लेना। अगर वीडियो नहीं समझ में आया तो बार बार इसको रिपीट करके देखना और अच्छे से तैयार करके एग्जाम हॉल में जाना। इसका स्क्रीनशॉट कर लो और हमने जो छोटा सा एक भाषा लिखा था ये भी आपको लिखना पड़ेगा, तो आप चाहो तो इसका भी स्क्रीनशॉट कर सकते हो। मैं इसको जूम करके दिखा देता हूँ आप लोगों के लिए ताकि आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट कर लो, क्योंकि छोटा सा भाषा जरा सा दिखाना जरूरी हो जाता है। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट कर लिया जाए और नीचे इसका भी स्क्रीनशॉट कर लिया जाए। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त किया जाए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले किसी सवाल के साथ। और अगर आपका कोई डाउट रह जाए तो आप लोग हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर सवाल पूछे, उसका जवाब आपको जरूर से जरूर मिलेगा।